माध्यमिक माने मॉडर्न पढ़ाई। सब कुछ माध्यमिक से रिलेटेड। हर देश में दो एक ऐसा कम्युनिटी होता है जिसको लोग बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन ये वो कम्युनिटी होती है जो देश को बनाने में एक ऐसे रोल को प्ले करते हैं जिसके बिना एक देश तरक्की कर ही नहीं पाएगा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दो ऐसी कम्युनिटी के बारे में, जिसमें एक है लेबर्स यानी कि मजदूर, दूसरा है किसान यानी कि पीजेंट्स। मजदूर वो होते हैं जो हर एक मॉन्यूमेंट, सब चाहे आपका छोटा घर बने या बड़ा घर बने या बड़ी से बड़ी बिल्डिंग या इमारत बने या फिर फैक्ट्रीज में कोई काम करना हो, वो वही करते हैं। नक्शा भले ही किसी इंजीनियर ने निकाला हो, लेकिन उस नक्शे को रियल लाइफ में उतारने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, और वो लोग होते हैं वो मजदूर जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे होते हैं। भले ही लोग उन्हें गाइड कर रहे होते हैं कैसे करना, बट करने वाले एट द एंड वही है। और अगर वो ढंग से चीजों को ना करें तो जो खूबसूरत इमारतें हम देख पा रहे होते हैं या फिर जो खूबसूरत काम हम देख पा रहे होते हैं कंपनीज, फैक्ट्रीज के अंदर, वो कहीं ना कहीं अंजाम नहीं दिया जा सकता। दूसरा किसान। किसान एक ऐसा भाग है किसी भी देश के लिए, और हमारा देश हिंदुस्तान में हम खुश नसीब है कि हमारे पास किसानों का एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है जो पूरे 150 करोड़ लोगों की आबादी को अन्न देता है, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं। यूं ही नहीं उन्हें अन्नदाता कहा जाता है, कुछ तो रीजन है। क्योंकि वो रीजन यही है कि भाई वो लोग हैं जो उस कड़कती धूप में भी घर से बाहर निकल के सिंचाई करते हैं, यहाँ पर फसलों को बोते हैं, फसलों की देख रेख करते हैं, जिस धूप में हम अपने घरों के अंदर एसी में या कूलर में दबे रहते हैं। कि अगर हमारे पास एसी या कूलर की पाबंदी मतलब बंदोबस्त ना हो, तब भी हम वो इंतजाम करने की कोशिश करते हैं, और या फिर पंखे में या किसी घर के किसी एक कोने में ठंड ढूंढ करके हम पड़े हुए रहते हैं। पर उसी धूप में एक किसान निकलता है अपने घर से बस इसलिए कि उसे अनाज उगाना है, और उसी अनाज को हम खा करके अपने जिस्म में ताकत को महसूस करते हैं। पर हम उस किसान को कभी भी वो रिकॉग्निशन और वो अहमियत नहीं देते जिसका वो हकदार है। अब ये बात बड़ी अजीब है, लेकिन यही हकीकत है कि ऐसे दो तबके जो देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम अंजाम दे रहे हैं, बट देश उसे बदले में वो इज्जत भी नहीं दे पाता है जिस इज्जत के वो हकदार हैं। वो नाम, रुतबा, वो शोहरत तो बहुत दूर की बात है, हम उन्हें वो इज्जत भी नहीं दे पाते जिस इज्जत के वो हकदार हैं। फिलहाल आज के चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 6 पीजेंट्स, वर्किंग क्लास एंड लेफ्ट मूवमेंट में यही चीजें पढ़नी है कि किस तरीके से अंग्रेजों ने पीजेंट्स एंड वर्किंग क्लास यानी कि मजदूरों का एक्सप्लॉइटेशन किया, उनकी जिंदगी यहाँ पे हराम कर दी, जिंदगी जीना दुश्वार कर दिया, और किस तरीके से लेफ्ट क्लास मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड खास तौर से गांधी जी ने इस प्रॉब्लम को समझा, उन लोगों को एकजुट लाया और उनकी प्रॉब्लम्स को सामने उजागर करके उनको सॉल्व करने की कोशिश की। पर क्या वो इन प्रॉब्लम को पूरे तरीके से सॉल्व कर पाए थे? ये जवाब तो हमें इस चैप्टर के अंदर जाके ही मिलेगा। और किस तरीके से हम यहाँ पर मजदूरों और किसानों ने गांधी जी के लीडरशिप में हर एक मूवमेंट, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट में एंटी पार्टीशन मूवमेंट हो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, एंड सबसे बड़ा यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट हो, उन सभी में अपना पार्टीशन दिखाया। किस तरीके से उन्होंने किस लिहाज से किस हद तक अपने आप को सामने रखा, अपने आप को हर एक मूवमेंट में आगे रखा। सिर्फ एक आवाज पे गांधी जी के वो लोग अपनी जान तक देने को यहाँ पे तैयार हो चुके थे। तो इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज कैसे लोगों के अंदर आया, कैसे लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा किया गया, इन्हीं सब चीजों के बारे में ये चैप्टर हमें बताता है। तो बेटा ये था चैप्टर का ओवरव्यू, कॉपी कलम निकाल लेना। हमें यहाँ पर चीजों को हम पढ़ाते रहेंगे, आपको यहाँ पर कुछ कुछ चीजें लिखती रहनी है। नोट्स अपलोड होता रहेगा एक पर्टिकुलर टाइम, 1 से 2 दिन के बाद, बट उससे पहले आपको नोट्स खुद का बनाना है। और मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर का पूरा ओवरव्यू बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है उसे होना नहीं चाहिए, जो भी है आगे चैप्टर में क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि क्या स्थिति थी उस टाइम पे पीजेंट्स का, वर्किंग क्लास का क्या हालत था जिस वजह से उन लोगों ने रिवॉल्ट किया। तो किसानों के बारे में कुछ तो हम जानते हैं कि इंडिगो रिवॉल्ट एक हमने पीछे ही देखा। लेबर्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता फिलहाल के लिए भी। ठीक है, देखते हैं। ओके, आ जाओ बेटा। तो एक कलर हम चूज करेंगे। सो लेबर्स मूवमेंट्स वेयर जनरली मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड सस्टेन्ड देन पीजेंट। लेबर मूवमेंट जो था वो मोर सस्टेन्ड था और मोर ऑर्गेनाइज्ड था पीजेंट्स के अलावा, पीजेंट्स के बदौलत। ठीक, कैसे देखो। सो विच ऑफन रिमेन्ड localized and were directed mainly against landlords, money lenders and sometimes the government। इनका वही था, लैंड लॉर्डर्स से, मनी लेंडर्स, हम सभी के खिलाफ भैया जाना। ये लोग पीजेंट्स से जिनके अगेंस्ट लड़ रहे थे,
लेबर्स डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा जा रहे थे, और पीजेंट्स का देखो क्या था, पीजेंट्स एक्शन क्या था, ओकेशनली एक्वायर्ड था communal tone due to caste structure, whereas labor's protest targeted factory owners, developed broader organizational impact. किसानों का आंदोलन करना, किसानों को प्रोटेस्ट करने के पीछे रीजन हमें पता है लगभग, कि हम जमींदार यहाँ पे एक्सप्लॉइट करते हैं, जमीनों पे कब्जा कर लेना, सूद पे कर्ज उनको देना, और इंटरेस्ट इतना ज्यादा होना कि वो कभी कर्ज चुका ही ना पाए, फिर उनके घर की औरतों के साथ बदसलूकी करना, उनके घरों को इवन जला देना, उनको उनकी ही जमीनों पर मैंने गुलाम की तरह खटाना, और उसका उनको पैसा भी नहीं देना। लेबर्स का प्रॉब्लम क्या था कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुकी थी यहाँ पर इटली और उधर इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, इंडिया में भी इंडस्ट्रीज कायम की गई, मजदूरों को उठाया गया, काम कराया गया, लेकिन काम कराने की हालत बहुत खराब। कोई वर्क लिमिटेशन नहीं, वर्क आवर 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, कभी कभी 18-18 घंटे काम कराए जा रहे हैं, बट उसके अकॉर्डिंग उनको पैसे यानी उनकी मजदूरी नहीं दी जा रही है। काम के दौरान कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं रखा कि अगर किसी वर्कर को चोट लग जाए, वो जख्मी हो जाए, तो उसके लिए कोई भी मेडिसिनल हेल्प यहाँ पे मौजूद नहीं था। अगर किसी का डेथ हो जाता है तो क्या उसकी फैमिली को कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसके लिए भी कुछ नहीं था। बस एक ही चीज था, बैठो बेटा काम करो, काम करते करते मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दूसरा लाके बैठा दूंगा। इन सब चीजों से परेशान होकर लेबर जो थे, मजदूर जो थे, उन लोगों ने अपनी यूनिटी बनाई, ठीक है, और फिर यहाँ पर उन लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, और बहुत हद तक वो आंदोलन कामयाब रहा, लेकिन फिर भी वो एक छोटे लेवल पे ही थे, वो वैसा कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर इन लोगों के बीच में कौन आता है, गांधी जी आते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस आते हैं, वो लोग इस चीज को बढ़ावा देते हैं। आइए देखते हैं, आगे देखो। सो कांग्रेस एंड लेफ्ट मूवमेंट ने क्या किया। सो बिफोर गांधी प्रोमिनेंस, गांधी की यहाँ पर आने से पहले लोकल रिबेलियंस कौन कौन से चांसेस थे, बस्तर था, खोंसा, ताना भगत, औकड़, ये सब हो चुका था। कांग्रेस लीग विद एंटी चंपारण, चंपारण खेड़ा भी देखो, चंपारण 1917 में हुआ, खेड़ा 1918 में हुआ, मोपलर रिवॉल्ट 1921 में हुआ, ये सब। ओके, सो रिकॉर्डिंग के दौरान थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू हुआ था, जिस वजह से वो रिकॉर्डिंग बीच में स्टॉप हो गया, चेंजिंग करनी पड़ी कुछ। फिलहाल वो इशू सॉल्व हो चुके हैं, वापस से मैं वो चैप्टर को भी कंटिन्यू कर रहा हूँ रिकॉर्ड करना। तो आइए, लास्ट मैंने आपको जहाँ पे रिकॉर्ड मतलब वीडियो पॉज होने से पहले ये चीजें हमने समझा दी थी कि क्या क्या डिफरेंट चीजें चल रही थी। तो ये हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि टूवर्ड्स द पीजेंट फ्रंट। ओके, ये जो पेज है ये बाद में पढ़ेंगे, अभी यहाँ बीच में आ गया, बट ये पेज बाद का है, बाद में देखेंगे इसको। सो मैं वो समझा रहा था आपको कि 1929 से 30 के बीच में जो पीजेंट्स थे वो अनरेस्ट थे, फोकस उनका सिर्फ किस पे था, लैंडलॉर्ड्स जो जमींदार थे, और मेनली उनसे जो मजबूरी में जो खेती कराई जा रही थी, और उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा था। इवन उनके घर की औरतें बच्चों के साथ बदसलूकी की जा रही थी, और उनको उनकी ही जमीन पर गुलामी की तरह यहाँ पर काम कराया जा रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीजों के खिलाफ उन लोगों ने अगेंस्ट आवाज उठाई, कुछ उनके लीडर्स बने, जैसे कि फाजुल हक के कृषक प्रोजेक्ट पार्टी यहाँ बना गया। ठीक है, इसके बाद विच सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 सीएसपी and left learning congressmen seeking a national peasant front, the all Indian किसान सभा यहाँ बनाया गया, was created in April 1936। तो ये सब इनिशिएटिव्स लिए गए मेनली लेफ्ट पॉलिटिक्स एंड कांग्रेस के द्वारा, ताकि कहीं ना कहीं यहाँ पर पीजेंट्स जो मूवमेंट चला रही उनको एक जगह पे लाया जा सके, एक बड़े पैमाने पे मास यहाँ पर जो होता है मास कैटेगरी, मतलब पूरे लोगों को एकजुट बुलाया जा सके ताकि मास मूवमेंट हो सके। ठीक है, ये सब इसलिए किया गया। AKS मतलब ऑल इंडियन किसान सभा के लीडर्स थे NG रंगा, पहले जनरल सेक्रेटरी यही थे, और स्वामी साजनंदा ये पहले प्रेसिडेंट थे और लीडर भी रह चुके आपके 1935 से 38 के दौरान। कांग्रेस एडॉप्टेड एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम उन लोगों ने लिया एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी 1936 में। सुभाष चंद्र बोस ने भी लेफ्ट इट्स वॉइस उठाया कांग्रेस आफ्टर 1938 1939। पीजेंट्स एक्शन अंडर शाहजानंदा टर्न्ड वायलेंट इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में वायलेंट, और कुछ होने भी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ बातचीत से बात नहीं बनती हर जगह, कभी कभी लात वगैरह भी इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं लातों के भूत होते हैं, बातों से नहीं मानते, तो दे दनादन अच्छे से एग्जाम। ठीक है, अब चलो एक एक करके हम देखेंगे हर एक मूवमेंट में इनका क्या रोल था। सबसे पहला ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट की हम बात करते हैं, तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट आपको याद है कि लॉर्ड कर्जन साहब जो थे वो बंगाल को 2 हिस्सों में बांटना चाहते थे। ठीक है, असल मुद्दा उनका वही था, रिलीजियस बेसिस पर ही वो बांटना चाहते थे, लेकिन वो यहाँ पे वो कामयाब तो नहीं हो पाया। लेकिन वो बता क्या रहे थे कि इतना बड़ा स्टेट है बंगाल, उसको हमें हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इसको 2 हिस्से में बांट रहे हैं ताकि 2 रूलर्स बन जाएंगे,
दो यहाँ पर अलग अलग रूल बनेगा दोनों स्टेट के लिए अलग, तो हमें इजी होगा हैंडल करना। वाह क्या बात है, मतलब इतने उत्तम लेवल के झूठ बोल कैसे लेते हैं ये लोग। हिल क्यों रहा भाई, हिलो मत, सीधा रहो। वो लाइट है, रिंग लाइट, हिल रहा बेचारा, हिल के गिर गया मेरे ऊपर तो कैसा लगेगा बताओ। मतलब क्लास में पढ़ाते पढ़ाते हुआ हादसा, ये लाइन सुनने में अच्छा नहीं लगेगा ना। ओके ठीक है, देखो। So Tagore Swadesi Samaj urged cooperative farming and joint village ownership for empowerment. अश्विनी कुमार दत्ता स्वालेज बंधव समिति 1906 में बना, इन लोगों ने भी टूकअप किया किसको, 523 विलेजेस को लगभग, और लगभग यहाँ पे 100 ब्रांचेस बनाए गए 1960 के दौरान तक, अब पूरे इसको लिए किया। सो ऑफिशियल ऑफन ब्रांडेड पीजेंट्स प्रोटेस्ट एज कम्युनल ड्यूरिंग एंटी पार्टीशन printing largely Muslim peasants against mostly Hindu moneylenders and landlords with Muslim peasants steering debt papers and publishing। तो वहां पे भी थोड़ा सा भी बोलना पड़ेगा कि बहुत सारे मुस्लिम पीजेंट से, किसान से जो कि अगेंस्ट लड़ा थे लैंड होल्डर्स को, जो कि मेनली हिंदू थे। वहीं इसका उल्टा भी देखा गया, बहुत सारे हिंदू लैंड जो किसान थे वो मुस्लिम लैंड होल्डर्स के दरमियान अगेंस्ट लड़ रहे थे। ये चीजें भी चल रही थी, ठीक है। इस दौरान नवाशूद्र एंड पुअर मुस्लिम पीजेंट्स होते हैं, वी आर कूल टू मिडिल class led nationalist movement that lacked an agrarian program। सुमित सरकार stressed the absence of farmer focus policies as reason for limited participation। हुआ है सब, ठीक है। आगे देखो, पीजेंट्स वर्कर्स एंड द लेफ्ट का क्या हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं अभी तक। तो लेबर मोबिलाइजेशन, अच्छा लेबर वाला पार्ट तो अभी हम बाद में देखेंगे, फिलहाल इस पेज को रहने दो, हम बाद में आते हैं इसमें। अभी हम आते हैं नॉन कोऑपरेशन ऑफ पीजेंट्स। पीजेंट्स के बारे में देखेंगे कि हर एक मूवमेंट में किसान ने क्या किया। तो ग्रीवेंस इंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ सर्फ अगेंस्ट टर्की 1920, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ, प्राइस राइज, हाई लैंड रेवेन्यू एंड ऑफिशियल रिप्रेशन विच फीड इनटू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इन सभी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पे शुरू हुआ। मतलब वही है कि बेफालतू के टैक्स लगा देना, लैंड रेवेन्यू को बढ़ा देना। जलियांवाला बाग भी एक बड़ा रीजन था यहाँ पर 1920 में नॉन कोऑपरेशन को शुरू करने का, ठीक है। जब ये शुरू हुआ, अब आप एक ही चीज सोचो कि जो किसान होते हैं वो किस एंगल से यहाँ पर आपको योगदान दे पाएंगे किसी भी रिवॉल्ट में, किसी भी मूवमेंट में। स्ट्राइक तो वो करेंगे नहीं, स्ट्राइक तो लेबर वगैरह करेगा, स्ट्राइक से कुछ पड़ेगा फायदा, तो वो चलते थे। सत्याग्रह होता था, वहां गांधी जी के साथ रहते, जैसा बोला जाता था वैसा वो करते थे। सबसे बड़ा जो योगदान उनका था वो ये था कि वो मास क्वांटिटी में आगे आते थे एकजुट होकर के, ठीक है। So support from senior Congress leader मदन मोहन मालवीय, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी का सपोर्ट मिला इन लोगों को। एंड द होम रूल लीग्स अलॉन्ग विद यूपी किसान सभा, यूपी किसान सभा भी 1918 में बना, ऑफ इंदिरा नारायण त्रिवेदी एंड गौरी शंकर मिश्रा इमर्स्ड पीजेंट्स पार्टिसिपेशन, ये सब भी हुआ। फिर पीजेंट्स का ड्यूरिंग द पीसफुल नॉन कोऑपरेशन, एक राजस्थान में एक यूपी में। क्या हुआ यूपी में? सो राजस्थान में क्या हुआ, एंटी फ्यूडल मोबिलाइजेशन बना, साउथ रिकॉग्निशन ऑफ कल्टीवेटर्स एंड लैंड ओनर्स, लीडर्स इंक्लूड यहाँ पे कौन थे, बीच बिजोई सिंह पाठिक एंड मणिकाल वर्मा। तो ये लोग एज ए लीडर यहाँ पे काम आए। उनका मेन वही था कि बेटा जितना ज्यादा टैक्स आप लगा रहे हो वो टैक्स अपने को देना नहीं, वो टैक्स कम कीजिए और हमारे जमीन पे हमारा हक वापस कीजिए। जितने भी किसान के मूवमेंट थे या रिवॉल्ट, तो सबका एक ही मकसद था। और इसी चीज को गांधी जी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने लिए यहाँ पर प्रॉपरली यूज किया। मतलब क्योंकि वो तो जान रही है प्रॉब्लम से, इस प्रॉब्लम्स के साथ भी वो अंग्रेज से लड़े और किसानों को अपने साथ ले लिया, ताकि किसान को भी लग रहा है भाई मेरे लिए लड़ाई हो रही है क्योंकि मेरे मुद्दों को यहाँ पे उठाया जा रहा है। तो ये उन लोगों ने ये काम किया, बट किसी किसी जगह पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किसानों के जो मुद्दे थे उसको पीछे छोड़ करके अपने जो एजेंडा होता है जो पार्टी का, उसको वो सामने ले गए थे। तो ये भी चीजें चली थी, ठीक है। यूपी में क्या हुआ, यहाँ पे नेहरू का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूनाइटेड प्रोविडेंस में। सो नेहरूज रोल फाउंड पीजेंट फ्रेंडली कांग्रेस एम्स कॉन्साइलेशन विद लैंडलॉर्ड्स, एग्रीरियन लॉस, पंचायत एंड रूरल रूल। तो यहाँ पे इन्होंने एक फाउंड किया आयोधन किसान सभा 1920 में विद 350 ब्रांचेस। बाबा रामचंद्र जो थे द फेस ऑफ द यूपी किसान सभा मूवमेंट, बाबा रामचंद्र जी का बहुत बड़ा हाथ था यहाँ पर। लीडिंग एक्शन इन सुल्तान, ठीक है, बरेली और रायबरेली, पाटगढ़, उसको लेकिन इनको अरेस्ट कर लिया गया। और इनका जो अरेस्ट था ये बहुत ही ज्यादा ट्रिगर हुआ, एक रेजिस्टेंस के तौर पर एक मास में यहाँ पर लोग सामने आए। और इसके बाद एक इका मूवमेंट भी यहाँ पर शुरू होता है। इसके नतीजे में एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद में ही जो मेनली किसानों ने अपने एक ग्रुप बनाकर शुरू किया था। तो वो भी देखेंगे कि इका मूवमेंट क्या था, क्यों था।
कैसे तुमने शुरू हुआ। और इसी बीच में एक यहाँ पे रिवॉल्ट होता है जो कि होता है बरदौली सत्याग्रह। ये गुजरात का वाकया है। यहाँ पे क्या था कि जिस साल ये रिवॉल्ट हुआ था उस साल ऐसा था कि 2 साल से बारिश नहीं हुई थी अच्छे से, घात साली थी, पूरा सूखा पड़ा हुआ था, खेती अच्छे से हुई नहीं। तो वो पिछले 2 साल से अच्छे से लगान जो टैक्स वो नहीं दे पा रहे थे किसान लोग। और इस साल का भी वही कुछ मामला था जिस साल इनको रिवॉल्ट करना पड़ा। ठीक है, तो ये 2025 के आसपास की बात है। ये नहीं, ये पैसा भाई उगा ही नहीं उनके पास, उनके खाने के लिए पैसे नहीं, वो टैक्स कैसे देंगे। और वो टैक्स दे नहीं पा रहे हैं, तो इतना परेशानी है। और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे क्या किया गवर्नमेंट ने कि 25% और टैक्स बढ़ा दिया। और जितना पहले देना था उसमें भी 25% और बढ़ा दिया। अब बहुत जगह पैसा लिखा है कि 6.25% बढ़ा है, लेकिन 25% बढ़ा दिया गया था यहाँ पर। सोचो, मान लो अगर 100 रुपया दिया जा रहा था पहले, अब 125 रुपया देना पड़ेगा और बेचारों के पास 2 रुपया भी नहीं है। कैसे होगा। इस सब के अगेंस्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ पर रहनुमाई में, लीडरशिप में, और बहुत सारे लोगों ने इनको एज अ रिक्वेस्ट भी किया कि आप लीड कीजिए। तो उनकी लीडरशिप में यहाँ पर बरदौली सत्याग्रह चला। और बरदौली सत्याग्रह इसलिए इसका नाम पड़ता है क्योंकि ये जगह बरदौली में, गुजरात स्टेट में एक जगह है बरदौली, वहां पर ये चीज हुआ था। ठीक है, समझ गए। आगे चल सकते हैं, चलो बेटा आगे देखते हैं। ये बंगाल में भी हुआ था ये चीज। तो देखो, एट द रिक्वेस्ट ऑफ 60 विलेज हेडमैन, कहाँ गए, ओके, सो एट द रिक्वेस्ट ऑफ 60 विलेज हेडमैन वल्लभ भाई पटेल लेड अ टैक्स बॉयकॉट अमिड एक्सप्लोटिव लैंड एंड सोशल ऑपरेशन। वुमेन एग्जाम्पल मनीबेन पटेल, भक्तिबा, ठीक है, और मिथुबेन पेटाइट, और इसके बाद सरदाबेन शाह सरदा, ये सब ये मैंने औरतें भी इसमें शामिल थी। आफ्टर फ्लड ऑफ एमाइन 1925 में क्या हुआ, द गवर्नमेंट स्टिल प्रेस्ड फॉर अ स्टीप हाइक लेटर 21.97%, मतलब अप्रोक्स 25% तक उन्होंने बढ़ा दिया था 1945 में फ्लड के बाद भी। पटेल सत्याग्रह एंड ब्रॉड सपोर्ट, यहाँ पे अहमदाबाद मिल वर्कर्स का भी सपोर्ट मिला, उन लोगों ने हड़ताल की। मुंबई गिरनी कामगार यूनियन वहां बना, इवन कम्युनिस्ट सिंपैथी भी इन लोगों को मिला, कम्युनिस्ट पार्टी का। तो इससे क्या, वो 4 से टैक्स कट टू 6.25%। अब पटेल वहां पे सरदार, इसी में पटेल को औरतों ने सरदार का टाइटल दिया था। बरदौली सत्या, ये पॉइंट करके लिख लो ये बात कि बरदौली सत्याग्रह के दौरान ही सरदार मैंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया गया था औरतों के द्वारा, मैंने बरदौली की औरतों के द्वारा। इसका कुछ फायदा तो हुआ, 6.25% टैक्स कम कर दिया गया, बट उन्होंने मैंने खत्म नहीं किया, बोला कम कर दिया, चलो ठीक है। इस तरह का रिवॉल्ट बंगाल में भी हुआ। तो देश हपरन वीरेंद्र नाथ सैसमल लेड द मेदिनीपुर नो चौकीदारी टैक्स, ठीक है, एंड यूनियन बोर्ड बायकॉट किया उन लोगों ने भी 1920 1921 में। जूट ग्रोथ, जो भी जूट पैदा कर रहे थे, उन लोगों ने बोला नहीं भाई हम टैक्स देंगे नहीं। एंड सस्पेंड कल्टीवेशन इन बेल्ट्स ऑफ राजस्थान, नदिया एंड पबना, इन सब जगहों पर उन लोगों ने बोला हम कल्टीवेशन करेगा ही नहीं, हटाओ, झमेला ही खत्म, मेरे को करना ही नहीं। ठीक है, तो ये रहा उनका बरदौली सत्याग्रह का इंपॉर्टेंस। तो ऊपर ले आते हैं भाई, ये पेज नीचे चला गया था हमारा, हाँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, चलो। तो डिस्पाइट इट्स नॉन वायलेंट सक्सेस, क्रिटिक्स लाइक, क्या कहते हैं, नॉन वायलेंट सक्सेस तो मिला उनको, नॉन वायलेंट ऐसे नाम में सत्याग्रह है यहाँ पर। क्रिटिक्स लाइक आर.एस. निकम्बर आर्ग्यूड कांग्रेस लेड इट विथ नैरो एम्स, promoting with Willingdon government to appoint the Broomfield Maxwell Committee। बोले कि नैरो एम से किया गया, मतलब छोटा सा ही मुद्दा था, बस वो टैक्स को कम कर देना या खत्म करवाना मेन टारगेट था। उन लोगों को भी कहीं ना कहीं पता था कि टैक्स प्रॉपर तरीके से खत्म नहीं होगा तो कम करवा लो, ये इनका मामला था, बट इसको और बड़े लेवल पे किया जा सकता था, ये कुछ हिस्टोरियंस का कहना है। After which land revenue was cut to about 6.03% and the struggle ended. Historians D. N. Dhanagere viewed it as serving upper caste पटीदार्स मोर देन डायरेक्टली कन्फ्रंटिंग लैंडलॉर्ड ऑपरेशन। मैं बोला कि अपर कास्ट के जो किसान थे मेनली उनको थोड़ा फायदा पहुंचा, लेकिन जो एकदम ही परेशान हाल किसान है लोअर क्लास के, उनको यहाँ पर किसी भी तरह की खास फैसिलिटी नहीं मिल पाई, मतलब उनको खास सुविधा, खास राहत नहीं मिली, ये कहना था। ठीक है, ये बातें थी। हो गया, चलो। तो ये सारी चीजें थी हमारी आपकी, और उधर हमने देख लिया कि इसका एंटी पार्टीशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी हमने लगभग देख लिया, और आपका बरदौली सत्याग्रह देखा। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में 2 जगह हमने देखी, राजस्थान और यूपी, यहाँ पे आंध्रा और डेक्कन का बात है, और थोड़ा सा बिहार में भी क्या हाल था वो है, ये आप पढ़ लेना अपने तरफ से।
हम आगे चलेंगे ईका मूवमेंट की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस साल आई थिंक ईका मूवमेंट आ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा इसको तैयारी करते वक्त। सो ओरिजिनेटिंग इन हरदोई, बैरेज, सीतापुर एंड बाराबंकी, NW अवध जो थे यहाँ पे, इट बिगेन अंडर लोकल कांग्रेस लीडर्स एंड मूव्ड अंडर रेडिकल्स लाइक मदारी पासी। तो मदारी पासी इसके लीडर बने थे ईका मूवमेंट के, और उसके बाद गविदास एंड शहरे, बहुत सारे लोग शामिल थे इसमें, बैकवर्ड कम्युनिटी से बहुत सारे लोग, लेकिन मेन लीडर इनको मदारी पासी को माना गया। और कुछ इन्होंने यहाँ पर सब एकजुट बना के कुछ एक यहाँ पे कस्में खाई, मतलब कुछ ओथ लिया कि भाई हम ये काम तो नहीं करेंगे। जैसे कि पहला है पे टैक्सेस इन कैश, हम सिर्फ कैश में टैक्स देंगे और किसी सूरत में टैक्स यहाँ पे नहीं देंगे, मतलब हम टैक्स के बदले काम नहीं करने वाले आपका, कि आप बोलोगे काम कर दो, हम वो नहीं करेंगे। एंड बेगर, यानी कि फोर्स लेबर जो है उसको हम यहाँ पे खत्म करेंगे, जबरन आप हमसे काम नहीं करवा सकते, हमारा मन नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। स्टॉप इलीगल एग्जैक्शन बाय ठेकेदार, ठेकेदार के द्वारा जो इलीगल यहाँ पे जमीनों पे कब्जा हो जा रहा है उसको खत्म करवाना है। इंसिस्ट ऑन रेसिप्ट, पे ओनली रिकॉर्डेड ड्यूज, अब अगर रिसिप्ट मिलना चाहिए, हम जब भी पे कर रहे हैं, अब देखो वो पे करते तो मान लो जैसे इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, अगर जमींदार से जो कर्जा लिया वो दे रहे, उनका कोई प्रूफ ही नहीं, उन्होंने कितना पैसा दे दिया नहीं दे दिया, बताओ। अब बाद में बोल रहे आपने दिया नहीं, आपने इतना ही दिया, इतना तो पैसा आपको देना पड़ेगा, क्या बात है। तो बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, ये सब इलीगल एग्जैक्शन हम लोग नहीं करेंगे ठेकेदार के द्वारा, और भैया अपने को रिसिप्ट चाहिए और हम सिर्फ पे उतना ही करेंगे जो रिकॉर्ड में ड्यू रहेगा। तो रिकॉर्ड बनाइए, रिकॉर्ड हमें भी दीजिए, अपने पास भी रखिए, रिकॉर्ड में दिखेगा कि बाकी है तो हम देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे। फिर बोला सॉल्व डिस्प्यूट इन विलेज पंचायत, विलेज पंचायत में जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करो, एंड बिल्ड पीजेंट यूनिटी, पीजेंट यानी कि सब किसानों के बीच में एकता कायम कीजिए, एकता। द मूवमेंट यहाँ पे सर्ज्ड अमाइड राइजिंग प्रोड्यूस प्राइसेस, ठीक है। तो अमाइड एंड राइजिंग मतलब कुछ चीजों का दाम यहाँ बढ़ गया, खेती बाड़ी रुकेगी, सब ये होगा, दाम बढ़ जाएगा, किसानों ने भी कुछ वजह से खुद ही दाम बढ़ा दिया था कुछ चीजों का। प्रोमिसिंग रिटर्न्स टू कल्टिवेटर्स, ठीक है, बट वाज ब्रूचुअली सप्रेस्ड, मदारी पासी को अरेस्ट कर लिया गया जून 1920 में। मार्क्ड इट्स रोल बैक, नेहरू नोटेड द कंट्री साइड्स मार्वेलस फैनेटिज्म। तो जो भी हो, अंग्रेजों ने सभी को यहाँ पे दबा ही दिया था, क्योंकि पावर बहुत था उनके पास, ठीक है, दबा ही दिया उसको। ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पीजेंट्स ने क्या किरदार अदा किया था, ठीक है। देखो 1930 से लेके 33 की ये बात है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, एंटी साइमन प्रोटेस्ट 1927 से 28 के बीच में। नेहरू ने रिपोर्ट दिया था 1928 में लाहौर कांग्रेस पूर्ण स्वराज का। गांधी समेंट 11 डिमांड्स, उन्होंने बहुत सारे 11 डिमांड रखे थे, सॉल्ट का, आबकारी का, और इसका अगेंस्ट मतलब नमक के बारे में वो दिए बताया नहीं, तो नमक सत्याग्रह भी फिर इसी वजह से किया गया, डांडी मार्च भी फिर इसी वजह से किया गया। ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिला हम लोगों को। डिप्रेशन का इम्पैक्ट क्या होता है, प्रोड्यूस प्राइसेस कोलैप्स्ड, जो चीजों को इन लोगों ने बाइकाट किया। अब जैसे बहुत सारी चीजों को डिमांड की गई है, चीजें हमारी राइट्स इसको मिलनी चाहिए, किफायती दामों में मिलनी चाहिए, ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, वो सब चीजों का यहाँ पे डिमांड हुआ था, बट नहीं हो पाया फुलफिल। एट देन बहुत सारी चीजों का यहाँ पे प्राइस बढ़ाया गया, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 203 से 171, फिर 127, फिर बाई 1931 में 127 हो गया। वाइल रेंट्स और रिवेंज स्टेट हाई पुशिंग नो रेंट, यहाँ पे जिस तेजी से, मतलब ये कहने का मतलब था जिस तेजी से भैया लैंड रेवेन्यू बन रहा है और जो रेंट है जमीन का वो बढ़ रहा है, लोन पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से जो किसानों का जो ये जो चीजें वो उगा रहे हैं उसका भी तो पैसा बढ़ना चाहिए ना। आज के टाइम पे भी आप देखो 2 रुपए 3 रुपए किलो टमाटर या आलू या प्याज खरीद लिए जाते हैं किसान से, 2 रुपए किलो। अब बाजार में कितने का मिलता है हमें इतना तो पता है कि 2 रुपए का तो नहीं मिल रहा है। तो जब वो किसान जिसने इस चीज को पैदा किया है वो 2 रुपए किलो मजबूरी में बेच रहा है, उसके पास अभी ये राइट नहीं है कि वो अपना दाम खुद डिसाइड कर सके। भाई मैं अगर कोई चीज को बनाऊंगा तो मेरे पास ये राइट तो रहेगा ना कि मैं जिस प्रोडक्ट को, मान लो मैंने कोई कोर्स बनाया है तो वो तो मैं अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करूंगा ना, मेरा क्या एक्सपेंस लगा है, क्या वर्किंग आवर उसमें लगा है, क्या चीज में दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग क्या प्राइस होना चाहिए। बट आज भी किसानों के पास ये हक नहीं कि एक खेती उसने की अगर आलू की, तो वो ये तय कह सके कि ये आलू कितना रुपए किलो बिकेगा, क्योंकि हम उनको एजुकेट करना नहीं चाहते हैं। जो सो कॉल्ड हमारे जो लीडर्स है, जो नेता है, वो एजुकेट नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर उन्होंने एजुकेट कर दिया तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा। और कुछ इन्हीं सारे मुद्दों को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी उठाया गया था पीजेंट्स के प्रोस्पेक्टिव से। यहाँ पे जो बातें हम कर रहे हैं पीजेंट के प्रोस्पेक्टिव से ही कर रहे हैं, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा और भी बहुत सारे चीजों को यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उठाया गया था। ठीक है, चलो तो बाकी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बहुत सारी बनी थी, ये आप पढ़ लेना, और कौन कौन से रीजन सब पार्टीज में शामिल थे ये भी आप पढ़ लेना। आगे चलेंगे हम। इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसमें पीजेंट्स ने क्या किरदार अदा किया वो देख। सो पहले तो कैरेक्टर क्या था कि मास डिसेंट्रलाइज रेजिस्टेंस था ये अगेंस्ट रिप्रेशन विथ स्ट्रॉन्ग पीजेंट पार्टिसिपेशन। कहाँ कहाँ पे स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन मिला? यूपी, बिहार, एमपी, मध्य प्रदेश, बंगाल, एंड स्पेशली इंटेंस, सबसे ज्यादा इंटेंस हुआ था बिहार और मिदनापुर में। तो बंगाल की खासतौर से मिदनापुर और बिहार में ये सब बहुत ज्यादा इंटेंस हुआ था। हेल्पिंग कन्वर्ट द एजिटेशन इनटू अ पीपल्स वॉर। तो मिदनापुर में क्या हुआ? पीजेंट्स अटैक्टेड और इनसर्कल्ड पुलिस स्टेशन ऑन 29 सितंबर 20,000 मार्च। तो सॉरी 20,000 मार्च ऑन तमलुक कोट। 19 सितंबर को 20,000 लोगों ने तकरीबन मिलकर के मार्च कर दिया, मतलब हमला कर दिया यहाँ पे तमलुक कोट और थाना में। और यहाँ पे मेट्रियस भी इंक्लूडेड थे, मतलब सिपाही भी थे वहां पे अंग्रेजों के। और मतंगिनी हाजरा जिनको गांधीपुरी भी कहते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण दास, पुरी माधव प्रामाणिक एंड दीवान कृष्ण बिरला, ये औरतें भी शामिल थी यहाँ पर। ठीक है, मतंगिनी हाजरा का एक पोर्ट्रेट है यहाँ पर। पॉलिटिकल रिस्पांस क्या हुआ? श्याम प्रसाद मुखर्जी ने रिजाइन किया 20 नवंबर 1942 में ओवर पार्टोसाइट्स इन कोंटाई तमलुक। हुआ ये सब चीजें। फिर आगे क्या हुआ वो देखो। अच्छा आगे नहीं, इतना ही है इसमें। ठीक है, ये उसका ही पार्ट है, ये वही वाला पेज है जो हमने पीछे आपको बताया ना, ये वाला। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें अलग है, कैरेक्टर वही है, बाकी ये 2 पॉइंट नए हैं, इसको पढ़ लो। सोशल डिवाइड में वही हुआ कि इन एग्रीकल्चरी एडवांस किया गया, प्रोमिनेंस पंजाब बंगाल सब में। और क्विट इंडिया मूवमेंट में और भी ज्यादा यहाँ पे आग लगी थी एक टाइम के बाद, जब यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स को गिरफ्तार किया गया था। बहुत सारे लीडर्स को, किसानों को भी बहुत सारे लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी बहुत सारे लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उस वक्त यहाँ पर और ज्यादा यहाँ पे आग लगी थी। और जैसे कि आपको पता है कि सबसे ज्यादा कहाँ, जैसे कि बंगाल के मिदनापुर, बिहार में किसानों ने एकदम हालत खराब कर दिया। तो बहुत सारी जगहों पर उन्होंने कब्जा किया, बहुत सारे अंग्रेजी सिपाहियों को मारा, बहुत सारे वहां पे कोर्ट तबाह कर दिए अंग्रेजों के, और साथ ही बहुत सारे थानों को जला भी डाला। ठीक है, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान भी एक चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, जो कि चौरी चौरा एक जगह ही है आपका, वहां पे हुआ था। तो उसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया था। क्यों? क्योंकि उनका तो जो प्रिंसिपल है सत्याग्रह है, नॉन वायलेंस, बट यहाँ पे किसानों ने वायलेंस ही कर दिया था। तो वो चौरी चौरा इंसिडेंट पे आप याद रखोगे, थोड़ा सा पढ़ लेना बुक से। यहाँ तो मैंने इनडायरेक्टली कवर नहीं किया, बट बता रहा हूँ, उसको पढ़ लेना। ठीक है, वो जरूरी है। बाकी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, जैसे कि AIKS यहाँ पे 1936 में बनाया गया, ऑल इंडिया किसान सभा, सेव्ड पीजेंट पार्टीशन, कांग्रेस मिनिस्टर यहाँ पे 1937 में बने, BPKS बना, यानी कि बिहार आपका पूरा पीजेंट किसान सभा बना वहां पर, ज्वाइंट विद डिमांड्स लाइक डेब। तो ये सब वही सारे डिमांड्स वही सेम थे, इसको आप पढ़ लीजिए, सब डिमांड्स वही सेम थे कि ये सब खत्म करो, वो सब खत्म करो। ओके, चलो, तो ये हमने कवर कर लिया पीजेंट्स के बारे में। अब बेटा हमारे पास जो टॉपिक बचता है वो लेबर्स के बारे में, कि एक्चुअली लेबर्स ने यहाँ पर क्या रोल प्ले किया था, वो हमें एक्चुअल जानना है। तो आइए लेबर्स के बारे में भी यहाँ पे कुछ चीजें हम जान लेते हैं, जानते हैं। आइए, थोड़ा चेयर ठीक कर ले भैया, थोड़ा डायरेक्ट दिखे तो अच्छा लगता है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है ना। चलो ठीक है, आ जाओ। तो लेबर्स का भी वही कुछ मामला था। लेबर्स के बारे में जो मैंने आपको 3 बातें बताई ना, कि पहला क्या था, उनको सही वेजेस नहीं मिल रहा था, मजदूरी जो वो काम कर रहे थे, हेल्थ सिक्योरिटी नहीं था, कोई ऐसा फिक्स वर्किंग आवर नहीं था, कितने तक काम करना नहीं करना है, और मजबूरी भी उनसे मैंने प्रेशर में भी काम कराया जा रहा था। ये सब चीजें बहुत बुरी थी, यही सब मेन था। तो अर्ली लेबर रूट्स क्या था देखो, जैसे कि शशिपदा बैनर्जी फाउंडेड सरामाजी समिति 1870 में बना, एंड द मंथली भारतीय समाजी। ये सब चीज पढ़ने के लिए आपको इसमें याद नहीं करना इतना चीज। सो प्रीसीडिंग अर्ली स्ट्राइक एट इम्प्रेस मिल, इम्प्रेस मिल में यहाँ पर इन लोगों मैंने भी सब अखबारों की वजह से, न्यूज की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। तो लेबर्स ने यहाँ पर मेनली लेबर्स ने एक ही काम किया, स्ट्राइक, चक्का जाम, काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास यही एक चीज था ही करने के लिए। वो काम करते थे तभी मशीनें चलती थी, तभी फैक्ट्री चल रहा, तभी जो फैक्ट्री के मालिक है उनको फायदा हो रहा है।
ठीक है, अब वो नहीं कर रहे हैं तो उनको नुकसान होगा, सिंपल सी बात है। तो नागपुर में भी यहाँ पर हुआ 1870 में बॉम्बे मिल्स एसोसिएशन बनाया गया। हाँ, ये याद रखना कि बॉम्बे मिल एसोसिएशन कब बनाया गया, 1890 में, सॉरी। और बजबत जूट मिल यहाँ पर हुआ 1895 में। एंड जीपीआई रेलवे सिंगल मैन स्ट्राइक यहाँ किया गया 1990 में। ये वाला भी याद रखना पॉइंट, ठीक है। फिर लेबर ऑर्गेनाइजिंग किया गया, ग्रीव अलोंग साइड कांग्रेस एंड लेफ्ट पॉलिटिक्स। गांधी जी लॉन्च्ड मजदूर महाजन सभा 1917 में, ये सभा बनाया गांधी जी ने। वाइल, ये भी याद रख लेना, वाइल पोस्ट WWI यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 की बात हम कर रहे हैं। लेफ्ट ग्रुप्स इंस्पायर्ड बाय 1917 इवेंट्स डिपेंडेड वर्कर मोबिलाइजेशन एंड स्ट्राइक्स, इन्होंने भी इस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत ज्यादा हिस्सा लिया। तो कांग्रेस से लेफ्ट लिंकेज क्या था, तो द वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी इन्होंने बनाई। ये एक ब्रिज था कांग्रेस एंड लेफ्ट के बीच में। तो वर्कर्स से पीजेंट पार्टी बनाने का इनका क्या मकसद था, बोला कि पीजेंट्स भी परेशान थे, उनके बारे में पढ़ा भी हमने पूरा। लेबर्स भी यहाँ परेशानी, मतलब वर्कर्स भी, तो एक ऐसा पार्टी बनाओ जहाँ पे वर्कर्स और पीजेंट को एक साथ एकजुट ला सके, क्योंकि ओवरऑल दोनों की जो प्रॉब्लम्स अपनी अपनी जगह पे लगभग सेम ही है। सब यहाँ पर एक्सप्लॉइट ही हो चुके हैं अंग्रेजों के द्वारा, चाहे वजह कुछ भी हो। अब उन सभी को अंग्रेजों से छुटकारा चाहिए और एक आपका सूटेबल कानून चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर वर्कर या पीजेंट पार्टी बना दी। ये एक ब्रिज के जैसा काम कर रहा था। कब बना, 1927 में। ये डेट याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है कि एंटी पार्टीशन, जब बंगाल का जो पार्टीशन हुआ उस टाइम लेबर ने क्या किया। तो ब्रिटिश कैपिटल्स डोमिनेंस ट्रिगर अनरेस्ट फर्स्ट स्वदेशी, एंटी पार्टीशन को स्वदेशी बोलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, हावड़ा सितंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, ईस्ट इंडिया रेलवे, जूट मिल्स एंड रेलवे, ये सब जगह पर उन लोगों ने हड़ताल किया। ठीक है, सब जगह पे हड़ताल किया उन लोगों ने। और एंटी पार्टीशन मूवमेंट के दौरान एक ये भी नारा चला था कि जो अंग्रेजी सामान है उनको हटाओ और जो देसी सामान है उसको अपनाओ। तो अंग्रेजी सामान को हटाना था और देसी सामान को अपनाना था। तो यहाँ पे वर्कर्स ने उस चीज में सपोर्ट किया कि ठीक है, हम भी बॉयकॉट करते हैं, बाकी सब जगह हड़ताल हड़ताल तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, हड़ताल अपने को करना ही है। और बहुत सारे प्रेस लीडर्स का यहाँ पर सपोर्ट मिला, जैसे कि BC पॉल, CR दास एंड लियाकत हुसैन एडेड स्ट्राइक्स। ऑर्गेनाइजर्स PK रॉय चौधरी, ठीक है, प्रेमतोष बासु, इन सभी ने भी वर्कर्स का पूरा एक यूनिट, इन लोगों का यूनियन होता है वर्कर्स का, वो भी था उन लोग। और जो काम हो रहा था उसमें प्रेस में भी उनको छापा गया और ज्यादा बढ़ावा उनको मिला। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। आउटसाइड अगर हम सिर्फ बंगाल की बात करें तो टूटीकॉर्न मिल की स्ट्राइक यहाँ पे किया गया अंडर चिदम्बरम पिलाई एंड सुब्रमण्यम शिवा एंड रावलपिंडी आर्म्स फैक्ट्री में भी यहाँ पे स्ट्राइक किया गया, लेड बाय अजीत सिंह। तो इनके लेबर्स के बारे में आपको एक ही चीज देखने को मिलेगा, इन्होंने स्ट्राइक किया, क्योंकि इसके अलावा और वो कुछ कर ही नहीं सकते। अभी हथियार से लड़ेंगे तो नहीं, स्ट्राइक करके ही नुकसान पहुंचा सकते हैं अपने मालिक को, तो स्ट्राइक कर रहे थे। ठीक है, और ये और ज्यादा अराइज हुआ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसमें क्या था, मिलिटेंट ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियनिज्म। अलग अलग ट्रेड यूनियन बने हुए थे, अलग अलग फैक्ट्री वर्कर्स के, सबको बोला एक जगह लाओ। स्टेट रिस्पॉन्सेस मिक्स्ड पे प्रिपरेशन विद इंक्वायरी बॉडीज। मद्रास लेबर यूनियन यहाँ बनाया गया 1918 में। प्री बोर्ड किया गया नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड स्ट्राइक एंड ट्रेड यूनियन स्लिम में। ठीक है, फिर AITUC इसके दौरान बना था, यानी कि AITUC का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल। ठीक है, इसका एम बहुत सिंपल था, यूनियंस नेशन वाइड बनाना, एडवांस वर्कर्स और सोशियो इकोनॉमिक डेवलप करना और पॉलिटिकल इंटरेस्ट डेवलप करना होगा हमें वर्कर्स के बीच में। ठीक है, ये सब मेन उनका ये था। हाईलाइट्स क्या था, ईस्ट बंगाल रेल एंड स्टीमर स्ट्रोक ओवर असम टी गार्डन, फायरिंग यहाँ पे हुई। कलकत्ता ट्राम स्ट्राइक किया गया जनवरी 1921 में। रेलवे स्ट्राइक हुआ अगेंस्ट रेशियल बायस बैलागाची में। ट्राम वर्कर्स ने भी ज्वाइन किया उस चीजों को विथ जूट एंड पोर्ट लेबर, सभी लेबर्स लोग आ गए थे। नेशन वाइड बॉयकॉट हुआ प्रिंस ऑफ वेल्स का। ठीक है, उनका ही बॉयकॉट हुआ, ये एक अलग ही कहानी था। प्रिंस ऑफ वेल्स ने भी नाक में दम कर रखा था मजदूरों का। फिर आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट जो 5 फरवरी 1922 में हुआ, तो गांधी जी ने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हटा लिया, विड्रॉ कर लिया। डैम्पिंग लेबर मूवमेंट था। एविडेंस 336 स्ट्राइक हो चुका था 1921 में एंड रोबस्ट एक्टिविटी था। ये कहा जाता है बहुत से हिस्टोरियंस के द्वारा कि अगर ये मूवमेंट उस वक्त बंद नहीं होता, अगर गांधी जी ने मतलब अपने इस मूवमेंट को बंद नहीं किया होता 1921 में, तो फिर
हमें आजादी उस वक्त मिल चुकी होती। मतलब अगर ये जिस हिसाब से चल रहा था, क्योंकि एक साल के दौरान ही 336 स्ट्राइक्स हो चुके थे और अभी भी एक्टिवली जितने भी लेबर थे सब काम कर रहे थे। उसमें पीजेंट्स का भी रोल था। ठीक है, ये तो सिर्फ हम 2 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अभी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसमें हमारा वुमेन्स और स्टूडेंट का भी पार्टिसिपेशन था ही बहुत जोरदार। ये सब मिलकर एकजुट काम कर रहे थे। अगर गांधी जी ने इसको विड्रॉ नहीं किया होता तो ये बताया जाता है कि उसी दौरान 1-2 साल के अंदर ही हमें आजादी मिल चुकी होती। बट खैर वो अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे। उनका प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस, और यहाँ पे चौरी चौरा में वायलेंस हुआ था। लोगों ने पूरा एक थाना को आग लगा दी, जिसमें बताया जाता है कुछ 20 से 22 जो लोग थे जो वहां पे थे पुलिस अफसर, वो जल के मर चुके थे। ये चीज गांधी जी को नहीं अच्छी लगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, और कोई बात नहीं। आगे देखते हैं दूसरा, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ऑन जनवरी 26, 1930 इंडिपेंडेंस डे, मास वर्कर एक्शन यहाँ पे इरप्ट हुआ मुंबई। 4 फरवरी ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह, 6 अप्रैल, और जीआईपी रेलवे मैन ले ऑन ट्रैक्स में। यहाँ पे जितना जगह पे किसान भी आए थे उसी सेम टाइम पे यहाँ पर हमारे पास कौन आए थे, लेबर्स भी आए थे स्ट्राइक करने के लिए। मार स्ट्राइक दे स्ट्राइक, परेशान हो गया था सबका सब। और इन 1928 में देखो 1.5 लाख मुंबई टेक्सटाइल वर्कर्स ने स्ट्रक फॉर 6 मंथ, मतलब 6 महीने तक उन लोगों ने काम रोक दिया अंडर ग्रीनी कामगार यूनियन। यूनियन बना, उन लोगों ने तय किया, काम हो गई पूरे तरीके से चक्का जाम। नेशन वाइड 5 लाख वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया 203 स्ट्राइक्स में, और 110 कॉटन मिल्स में ही थे, जिसमें से 203 स्ट्राइक्स वो ज्यादातर कहां से थे, कॉटन मिल्स से, क्योंकि कॉटन मिल्स काफी उन्होंने स्टैब्लिश किया था। रेल वर्कर्स वी शॉट इन हावड़ा इन लीलुआ। Whiteley Commission 1929 highlight deep worker poverty yet trade disputes. Bill and Public Safety Act 1929 ये सब बनाया गया। AITUC पेज भी सब बनाया गया, क्योंकि उनको ही पता था अगर हम साइड में अपनी कम्युनिटी, अपनी यूनिटी, अपना ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगे तो अंग्रेज हमें वैसे ही कुचल देगा, तो बनाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने इस पे काम किया। एंड इन 1930 से 31 में क्या हुआ, सोलापुर कॉटन वर्कर्स ने एक मिलिटेंट स्ट्रगल लॉन्च किया। लीडर्स फेस्ड कैपिटल पनिशमेंट इन पैरेलल, बंगाल प्रजा पार्टी प्रजुलक। तो इन सभी को मतलब सजा भी दी गई फिर अंग्रेजों के द्वारा, बोला बहुत काम कर रहा तुम लोग, इधर आओ, इतना ज्यादा भी आंदोलन मत करो। तो और क्या ही कर सकता, अंग्रेज के पास और कोई ऑप्शन तो था नहीं कुछ करने का, वही करेगा, वो दबाएगा, और क्या करेगा। फिर मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस आप पढ़ लेते, ये एक इंपॉर्टेंट है इस साल एग्जाम के लिए। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। So on 20 March 1929, the government launched a case at Meerut against 33 trade union leaders. तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने 33 ट्रेड यूनियन लीडर्स के अगेंस्ट में केस दर्ज कर दिया। क्या केस किया देखते हैं, अगर लिखा होगा देखेंगे, वरना जरूरत नहीं जानने का, फिर सिलेबस में नहीं होगा। जितना बस इतना पता है कि केस किया था। और सेंटेंस फॉलोड फॉर फिगर्स, ठीक है, सेंटेंस फॉलोड फॉर फिगर्स लाइक कौन कौन थे यहाँ पर, मुजफ्फर अहमद, एस डांगे, गंगाधर अधिकारी, पीसी जोशी, एसबी मिराजकार, बेंजामिन ब्रैडले एंड फिलिप स्प्राट। एंड by 1933 propaganda by Congress and communist group was banned, seriously hurting labor organizing. तो यहाँ पे कुछ प्रोपेगेंडा टाइप भी चीजें उन्होंने की। ठीक है, एक तो ऐसे ही अंग्रेजों ने नुकसान पहुंचा दिया ट्रेड यूनियन के बहुत सारे लीडर के अगेंस्ट में, केस कर दिया, बहुत सारे लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, बहुत सारे लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और जो लीडर में शामिल थे, जिनका नाम आया था शामिल, उनका लीडर देख लिया। और इस दौरान कुछ प्रोपेगेंडा टाइप कांग्रेस अपना लीडरशिप, मतलब क्या बोल सकते, पॉलिटिकल ड्रामा खेल रही थी, जिसने नुकसान पहुंचाया। बट कुछ रिफॉर्मिस्ट लीडर्स भी थे, जैसे कि देखो, तो रिफॉर्मिस्ट लीडर्स वीबी गिरी, मेरा मार्कर कभी कभी भुला जाता है और ढूंढते हैं, हाँ, वीबी गिरी एंड एमएन जोशी, ये स्प्लिट हो गए फ्रॉम AITUC से टू फॉर्म AITUF, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरल। वाइल कम्युनिस्ट लाइक सोमांत लहरी, BT राणाडाई फॉर्म्ड द रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1931 RTUC। रिप्रेशन एंड स्प्लिट्स वीकेंड, अब जब यार बढ़ गया तो अब क्या ही होगा। लेबर यहाँ पर 1931 में बढ़ गया, बिफोर रिवाइवल 1935 व्हेन कम्युनिस्ट रीजॉइंड AITUC। 1935 वापस ज्वाइन कर लिया, बंटवारा हुआ, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा। ये था कुछ ओवरव्यू मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस का, ठीक है।
अपनी बुक से थोड़ा सा और आप पढ़ लेना और अच्छा आइडिया मिलेगा इसके बारे में आपको। कांग्रेस सोशल पार्टी फॉर्मेशन एंड एम्स। देखो ये तो टोटली कांग्रेस से रिलेटेड, आओ देखते हैं इससे क्या फायदा हुआ पीजेंट से लेबर को। तो जयप्रकाश नारायण थे और आचार्य नरेंद्र देव थे, इन्होंने सीएसपी बनाया यानी कि कांग्रेस सोशल पार्टी। यूनाइट सोशलिस्ट करंट इनसाइड द फ्रीडम स्ट्रगल। नेहरू एंड सुभाष लेटर अलाइंड विथ लेफ्ट लर्निंग लेबर एंड एनटीयूएफ। जब तो वो लोग बाद में फिर लेफ्ट लर्निंग लेबर के साथ जुड़ गए, जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस, और एनटीयूएफ यहाँ पे एनटीयूएफ से के साथ जुड़ गए। तो कौन कौन और लोग शामिल थे, एक थे हमारे पास जमुना लाल मेहता, वीवी गिरी। कोऑर्डिनेटेड एक्शन हुआ था सीएसपी के साथ। इन 1934 में क्या हुआ, 2,20,808 वर्कर्स ने 159 स्ट्राइक को ज्वाइन किया, इंक्लूडिंग अ स्ट्रॉन्ग कैंपेन अगेंस्ट द रैशनलिज्म स्कीम। द सीएसपी एम इंक्लूडेड सोशलिस्ट गवर्नमेंट, जमींदारी एबोलिशन, टेनेंट्स ऑक्यूपेंसी राइट्स, डेब्ट रिलीफ। ये सब चीजों पर मुद्दा, मतलब सीएसपी जो थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो 159 स्ट्राइकर्स यहाँ पे टोटल हुए, स्ट्राइक्स हुए, जिसमें आपके मजदूरों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। किसान भी आए अपना योगदान देने के लिए। तो यहाँ पर मजदूरों किसानों के अलावा यहाँ पर जो आवाज बुलंद की, जमींदारों का जो है वो जमींदारों के खिलाफ जो एवोल्यूशन हो रहा है, मतलब जमींदारों के थ्रू जो किसानों को यहाँ पर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है हर तरीके से, जमीन के मामले में, घर के मामले में, और उनको उनका हक का पैसा ना देने के मामले में, सभी उन्होंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया। एंड एट द एंड सुमित सरकार नोट्स कांग्रेस मूवमेंट्स ड्रू मिलिटेंसी फ्रॉम वर्कर स्ट्रगल। Subhash shout economic freedom and worker-led governance, while Gandhi criticized using workers for political despite limits. Example, fear of offending being a strong national union network took shape. ठीक है, तो ये था भैया, ये मतलब इन लोगों ने फिर मिलिटेंट्स बनाना भी शुरू कर दिया अपने, कि फौजी ताकत होनी चाहिए, जरूरी है। वो सब एक बहुत अच्छा रिजल्ट में आया बाद में, लेकिन अंग्रेजों का तो डर का हालत थोड़ा खराब ही था। लेकिन उसमें ही फिर भी कुछ कुछ लिमिटेशंस थी, बहुत हद तक सही से काम नहीं हुआ, आपस में ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडियोलॉजी का, आइडियाज का डिफरेंशिएशन होता रहता है लोगों के बीच में, उस वजह से थोड़ा सा वीक भी हो गया था ऑर्गेनाइजेशन। बट ओवरऑल काम इन्होंने तगड़ा किया था, और उस काम का नतीजा हमें देखने को मिलता है 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में, जिसके अगेंस्ट में आखिरकार 1947 में यहाँ पर अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के चले गए। लेबर इन क्विट इंडिया मूवमेंट, तो लेबर्स ने क्या किया देखना। सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अपोज्ड पार्टिसिपेशन इन डॉप, यहाँ पर क्या हुआ, परसिपिडेंस तो अडॉप्टिंग पीपल्स वॉर स्टैंड लेटर। तो मेनी वर्कर्स ने क्या किया, डिफाइन दिस लाइन एंड स्ट्राइक शट डाउन अक्रॉस दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, इन सब जगहों पर उन्होंने स्ट्राइक किया। फिर टिस्को का जो वर्कर्स थे उन लोगों ने क्या किया, जमशेद प्लांट को शट डाउन कर दिया 13 दिन के लिए। ट्रेड यूनियन मेंबरशिप हैड ऑलरेडी, उन लोगों ने डबल कर दिया अपना। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर्स ने भी 90 दिनों तक काम बंद कर दिया। सम पार्टिसिपेशन इन कम्युनिस्ट स्ट्रॉन्ग एरियाज, बट सम लोकल कम्युनिस्ट लीडर्स जॉइंट एक्शन अगेंस्ट पार्टी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सब क्या, ये सारा काम उन लोगों ने अपना योगदान दिया। तो हमारे इस चैप्टर में बस इतना ही है। थोड़ा सा एक और, एक एम एन रॉय का कैरेक्टर नहीं, एम एन रॉय का कैरेक्टर आई थिंक वो चैप्टर 7 में है, देखता हूँ अगर यहाँ होगा तो यहाँ पढ़ाएंगे आई थिंक चैप्टर 7 में। और कुछ लेफ्ट पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग कुछ बातें हैं यहाँ पर। जो लेफ्ट पॉलिटिक्स है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं क्या है नहीं था। अच्छा, इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी बनाया गया था। फिर डिटेल देख लेना किसने बनाया, कब बनाया, एम्स क्या था। एम तो क्या था वो मैंने आपको बता ही दिया, दोनों को एक साथ एक जगह लाना एक प्लेटफॉर्म पे, यही एम था। लेफ्ट पॉलिटिक्स इन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, हाँ लेफ्ट पॉलिटिक्स का क्या था, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो हमारा चल, मतलब जितने मूवमेंट चल रहे थे उसमें लेफ्ट पॉलिटिक्स का क्या किरदार था, वही चीजें हमें देखनी है और कुछ नहीं देखनी। ये पेज और ये पेज तो सेम है, ओरिजिन एंड ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, तो ये भी हमारा पेज सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। और देखते हैं, अच्छा ये थोड़ा डबल डबल लिखा गया है, ये जो चीज मैंने यहाँ लिखी है और इधर जो है लगभग वो सेम ही है,
पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इंस्पायर्ड बाय 1917 रशियन रिवॉल्यूशन, 1917 में रशिया में रिवॉल्यूशन आ चुका था। इंडियन फेल्ड करंट कोलाइज अराउंड सीपीआई फाउंडेड इन तास्केंट इन 1920 इन इंडिया बाय 25, ठीक है। डीप इन वर्कर मोबिलाइजेशन, वर्कर और मोबिलाइजेशन को बहुत ज्यादा और गहराई तक ले, मतलब बहुत ज्यादा फैलाया। एंड स्ट्राइक्स विद नेशनल स्ट्रगल किया। तो स्प्लिट्स, बीबी गिरी, इंडियन ट्रेड यूनियन को स्प्लिट हुआ, लेकिन लगभग लोग काम तो एक ही मकसद के लिए कर रहे थे कि आजादी पानी है अंग्रेजों से। एंड स्ट्रेट रिपरेशन, पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट्स एंड स्पार्क ग्लोबल प्रोटेस्ट यूनिटी, ठीक है। और क्या हुआ, लेफ्टिस्ट शाउट टू रिफॉर्म कांग्रेस फ्रॉम विद इन एंड बिल्ड एन एंटी इंपीरियलिस्ट यूनाइटेड फ्रंट लेवल स्ट्राइक्स वेयर एज टूल्स ऑफ। देखो मैं शॉर्ट बता रहा हूँ क्या था, ये आप पढ़ लेना। ओवरऑल इन लोगों ने भी अपना योगदान देने का कोशिश किया अलग अलग तरीके से। बेसिकली इन लोगों ने ये कोशिश की जितने भी स्ट्राइक्स हो रहे हैं उसको और ज्यादा बड़ा बनाया जा सके। कैसे बना सकते हैं, तो गए डोर टू डोर, यहाँ पे मोहल्ले गए, प्रोग्राम किया, स्पीचेस दी, लोगों को अंदर से मोटिवेट किया, रीजंस बताए, पूरा सूरत हाल समझाया, अंग्रेज क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अगर अभी भी आवाज नहीं उठाया तो आगे हमारे लिए क्या और नुकसान हो सकता है, ये सब चीजें बताई। फिर जाके यहाँ पर किसानों ने, इवन मजदूरों ने बहुत जोरदार पार्टिसिपेशन लिया। मजदूरों ने स्ट्राइक कर करके अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया, और किसानों ने भी बहुत सारी चीजों से, खेती के लिए तो मना कर ही दिया था, ठीक है। ये सब काम किया उन्होंने। तो ये वाला तो हम पढ़ चुके हैं, यूनाइटेड फ्रंट एंड वाइट, ये देख लेना, ये हम पढ़ चुके हैं। पीपल्स वॉर क्या था, तो आफ्टर नाजी जर्मनी अटैक द यूएसएसआर, नाजी के बाद जर्मनी ने क्या किया, यूएसएसआर में अटैक किया, और वहां पे द सीपीआई सपोर्टेड एट द ब्रिटिश वार एफर्ट। जो सीपीआई था यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उन्होंने ब्रिटिश वार एफर्ट को सपोर्ट किया। बैक्ड द क्रिप्स मिशन as the national government won legal status and release and stood aloof for alone होगा यहाँ पर, alone from Quiet India movement। तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट को बहुत ज्यादा इन्होंने सपोर्ट किया इस तरीके से। और राशिद अली डे भी है वहां पर, राशिद चाचा का भी नाम है, एक देख लेना, राशिद अली डे के बारे में भी पढ़ लेना इसको, ओके। चलो लास्ट हमारे पास कंक्लूजन है, क्या हुआ, समरी पॉइंट्स। सो मिनिमल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर वर्ल्ड वॉर वन, रैपिड ग्रोथ हुआ आफ्टर 1917, 1917 के बाद रैपिड ग्रोथ होता है। आर्म रिवोल्यूशनरी टेम्पर अगेंस्ट इंपीरियलिज्म गेव कांग्रेस मूवमेंट शार्पर एजेस, कन्वर्टेड एंटी कॉलोनियल एजिटेशन इनटू मास। जो एंटी कॉलोनियल की जगह जगह पे जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे किसानों मजदूरों द्वारा, उसको एक मास प्रोटेक्शन में कन्वर्ट कर दिया नेशनल लेवल पे। अल्टरनेट किया बिटवीन सपोर्टिंग एंड क्रिटिंग कांग्रेस, ठीक है। सपोर्ट करो, क्रिटिसाइज करो, जो करना है करो, वो ऑप्शन। फिर प्रायोरिटाइजिंग इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अलाउंग साइड पॉलिटिकल फ्रीडम। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो उसको ज्यादा क्रिटिसाइज, उसको ज्यादा प्रायोरिटाइज करेगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए, क्योंकि अगर पैसा रहेगा ज्यादा तो वो एक अच्छा चीज होता है, ओके। यूज्ड स्ट्राइक्स एंड यूनियंस, स्ट्राइक्स एंड यूनियंस को सेंट्रली यूज किया। इकोनॉमिक को प्रेस किया, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस स्कोर, वो सब भी किया। देन ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टिसिपेटेड, इंडिया लेफ्ट समटाइम्स wavered under their influence, ideological shifts occurred, example people's war but organizational। ये चीजें, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो हमेशा रहा था, हमेशा रहेगा और हमेशा रहने वाला, अभी भी है, रहने वाला, ठीक है। सो फिलहाल ये उन लोगों ने कुछ काम किए थे अपने टाइम पे। तो ये हमारा पूरा चैप्टर 7 खत्म होता है, जहाँ पर हमने इन डिटेल ये जाना कि किस तरीके से पीजेंट्स ने अपना अलग अलग किरदार अदा किया, लेबर्स ने अपना अलग अलग किरदार अदा किया, और उसके बाद आपका दोनों को मिला दिया गया, एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया। कांग्रेस ने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, गांधी जी का क्या रोल था, और उसके अलावा लेफ्ट पार्टीज का थोड़ा बहुत जो भी रोल था वो हमने देख लिया। तो यहाँ पे चैप्टर तो समाप्त होता है। इसके बाद हमारा चैप्टर 7 है, जो इसी का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। चैप्टर 7 बेसिकली कुछ नया है नहीं, इतना तो ध्यान में रखना। चैप्टर 7 क्या इसी का सेकेंड पार्ट है, ये थोड़ा बड़ा है इसलिए उसको तोड़ दिया गया। चैप्टर 6 में हमने दो चीजों को देखा मेनली, एक पीजेंट्स और दूसरा वर्कर। चैप्टर 7 में हम यही सारी रिवॉल्ट्स के बारे, यही सारे मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, बस उसमें कैरेक्टर बदलेगा, एक स्टूडेंट होगा, वुमेन्स होगा। उसमें हम ये देखेंगे कि वुमेन्स और स्टूडेंट ने किस तरीके से एंटी पार्टीशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा एक होगा आर्म रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, जब हथियारों का बेतहाशा यूज किया गया अंग्रेजों से लड़ने के लिए, तो उसमें किस तरीके से
मेजोरिटी ऑफ द वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, चलो सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर माध्यमिक प्रिपरेशन। ओके।